दोस्तों 2018 के एक सर्वे के अनुसार हर मिनट गूगल पर 3.8 मिलियन सर्चेस किए जाते हैं, 4.33 मिलियन यूट्यूब पर वीडियोस देखी जाती हैं, 159,362,760 मेल्स भेजे जाते हैं, 4,73,000 टाइम्स ट्विटर पर ट्वीट किया जाता है और 49,000 फोटोज इंस्टाग्राम पर अपलोड की जाती है। और 2021 तक ग्लोबली हर एक इंसान हर एक सेकंड 1.7 MB डेटा को इंटरनेट पर प्रोड्यूस करेगा, भले ही ये डेटा इमेजेस को क्लिक करने से आता हो या फिर रील्स बनाने से आता हो, व्हाट्सएप पर स्टेटस अपलोड करने से आता हो या फिर अपने फ्रेंड्स को मीम शेयर करने से आता हो। लेकिन ग्लोबली हर एक इंसान हर एक सेकंड 1.7 MB डेटा को क्रिएट करता है। अगर इस वैल्यू को अपना बेसिस माने तो एक साल में पूरी दुनिया 418 जीटाबाइट डेटा को क्रिएट करेगी। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1 जीटाबाइट में 1 बिलियन टेराबाइट्स होते हैं। मतलब 418 जीटाबाइट डेटा को स्टोर करने के लिए हमको 480 बिलियन 1 टीबी की हार्ड ड्राइव्स की जरूरत पड़ेगी। अब ये सब कैलकुलेशन हमने ये मानकर की है कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन 7.8 बिलियन है, लेकिन ये वैल्यू कम भी हो सकती है या फिर ज़्यादा भी हो सकती है। और एक फैक्ट मैं आपको ये भी बता दूं कि जिन डेटा स्टोरेज सिस्टम पर आज हम काम कर रहे हैं, यानी कि मैग्नेटिक और ऑप्टिकल डेटा स्टोरेज सिस्टम, ये मुश्किल से 1 सेंचुरी तक और सरवाइव कर पाएंगे, क्योंकि उसके बाद हमारे पास डेटा इतना ज़्यादा हो जाएगा कि उनको ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस पर स्टोर करना पॉसिबल ही नहीं होगा। टिपिकली हमारा पूरा डेटा 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर होता है, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज में स्टोर होता है। लेकिन हो सकता है कि अगले कुछ दशक में हमारे पास बाइनरी लैंग्वेज के अलावा कोई और भी ज़्यादा एडवांस और सिक्योर और फास्ट लैंग्वेज आ जाए। बट जो भी हो, आज के समय में डेटा को स्टोर करना एक इंडिविजुअल लेवल पर तो हमको आसान लगता है, लेकिन जब बात पूरे इंटरनेट वर्ल्ड की आती है तो डेटा स्टोरेज में नियर फ्यूचर में क्राइसिस आने वाली है। क्योंकि अभी इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, जितना भी डेटा स्टोर है, वो अलग अलग डेटा सेंटर में स्टोर होता है और इंडिविजुअली हर एक डेटा सेंटर को रन कराने में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी और पैसे लगते हैं। और जिस रेट से हमने डेटा को क्रिएट कर रहे हैं, उस बेसिस से हमको आगे आने वाले समय में डेटा स्टोरेज की प्रॉब्लम से डील करना ही होगा। सो इन दी एंड हमको नए और एडवांस डेटा स्टोरेज सिस्टम की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब वो नया डेटा स्टोरेज सिस्टम कैसा हो सकता है या फिर क्या हो सकता है और वो कैसे वर्क करेगा, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। बट चलिए उससे पहले मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आखिर हम डेटा किसको कहते हैं। अब हम में से काफ़ी लोग ये कहेंगे कि डेटा हमारे फ़ोन में, हमारे लैपटॉप में और इंटरनेट पर जितनी भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है उसको हम डेटा कहेंगे। या कुछ लोग ये भी कहेंगे कि हर रोज जो टेलीकॉम कंपनीज हमको इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं, यानी कि 1.5 GB, उसको हम डेटा कहेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में मौजूद हर एक चीज़, इस पूरे यूनिवर्स में आप जिस भी चीज़ को देख सकते हो, वो सब एक डेटा है। दरअसल जिस डेटा को आप डेटा समझ रहे हो, यानी कि आपके फ़ोन में मौजूद डेटा, वो असल में डेटा नहीं बल्कि वो है डिजिटल डेटा। तो असल में डेटा हम यूनिवर्स की हर उस चीज़ को कहेंगे जिसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। यानी कि आप भी एक डेटा हो, मैं भी एक डेटा हूँ, आपका मोबाइल फ़ोन भी एक डेटा है, यूनिवर्स की ज़्यादातर चीज़ें भी डेटा हैं। सपोज मैं आपको एक ब्लैंक पेपर देता हूँ और आपसे कहता हूँ कि इसमें कुछ लिखिए। मान लीजिए आप लिखते हो हेलो, तो जो आपने लिखा हेलो वो असल में एक डेटा हुआ, और जिसमें आपने लिखा यानी कि वो पेपर, वो हुआ एक डेटा स्टोरेज डिवाइस। अब इस डेटा को आप चाहो तो काफ़ी लंबे अरसे तक स्टोर करके रख सकते हो या फिर किसी के साथ शेयर भी कर सकते हो। बस कंडीशन ये है कि आपकी वो डेटा स्टोरेज डिवाइस डैमेज नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से बचपन से जो हम सब अपनी कॉपीज में स्टोर करते हुए आ रहे हैं, नए नए चैप्टर्स के नोट्स बनाते हुए आ रहे हैं, वो भी एक तरह से इंफॉर्मेशन और डेटा स्टोरेज डिवाइस का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो जो हमारा सबसे सिंपलेस्ट डेटा स्टोरेज डिवाइस है वो है आपका पेन और पेपर। और देखा जाए तो इसमें डेटा को स्टोर करना काफ़ी आसान होता है, इसमें खाली हमको लिखना होता है। लेकिन इसके बाद जो हमारा अगला स्टोरेज डिवाइस है वो है हमारे कंप्यूटर्स, या फिर यूं कहें हमारे हार्ड डिस्क, जिसमें कंप्यूटर्स की सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। अब हार्ड डिस्क में पूरा का पूरा डेटा एक मेटल की सरफेस पर स्टोर होता है, जिसको एक मैग्नेटिक ऑप्टिकल सेंसर के द्वारा रीड या फिर राइट किया जाता है। लेकिन हार्ड ड्राइव्स के भी पहले हम फ्लॉपी डिस्क को यूज़ में लेते थे, जिसमें डेटा को एक प्लास्टिक की पॉलीथीन में स्टोर किया जाता था। इसके बाद सीडी ड्राइव्स आई, इसमें भी ऑलमोस्ट वही प्रिंसिपल यूज़ होता था। इसमें भी हम एक काफ़ी थिन पॉलीथीन में डेटा को स्टोर करते थे। इसके बाद फिर मेमोरी कार्ड भी आया, जिसका साइज और भी रिड्यूस हो गया, और ऐसे ही समय समय पर डेटा स्टोरेज डिवाइस अपडेट होते रहे हैं। लेकिन इस सब एवोल्यूशन से हमको ये एहसास तो हो ही गया कि जितने छोटे लेवल पर हम डेटा को स्टोर करने की कोशिश करेंगे, उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम उसके अंदर कैद कर पाएंगे।
मतलब कम स्पेस में ज़्यादा डेटा को स्टोर किया जा सकता है। हाँ, भले ही उसके लिए हमको एडवांस टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन एट दी एंड आज हम इस बात को जान गए हैं कि काफ़ी कम स्पेस में ज़्यादा डेटा को स्टोर अच्छी तरह से किया जा सकता है। तो अभी जिन डेटा सेंटर्स की प्रॉब्लम आगे आने वाले एरा में होने वाली है, उसके लिए अभी नैनो टेक्नोलॉजी के जरिए हम काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं। हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी के जरिए डेटा को स्टोर करने का एक नया रास्ता ढूंढ रहे हैं। अब इसमें भी मेनली जिस चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च चल रही है वो है एक डीएनए डेटा स्टोरेज डिवाइस। जी हाँ, डीएनए में डेटा स्टोर करना। अब ऐसा हम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि डीएनए की डेटा स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। इनफैक्ट एक सिंपल बैक्टीरिया में भी जो डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी है वो है 10 की पावर 19 बिट्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। एक सिंगल ग्राम डीएनए में 215 मिलियन गीगाबाइट डेटा को स्टोर किया जा सकता है। मतलब अभी जो पूरे इंटरनेट वर्ल्ड में डेटा अवेलेबल है उस पूरे के पूरे डेटा को एक कॉफी मग जितने साइज के डीएनए में स्टोर किया जा सकता है। अब इसी से आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि काफी कम वॉल्यूम में जो डीएनए में डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी होती है वो काफी इनक्रेडिबल है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि डीएनए ही वो चीज है जिसके कारण हमारी पूरी बॉडी वर्क करती है, जिसके कारण हमारे जीन्स आगे आने वाली जनरेशंस में ट्रांसफर होते हैं। अगर डीएनए में प्रॉपर कोडिंग ना हो तो एक ह्यूमन बीइंग में काफी ज्यादा चेंजेस हो सकते हैं। तो नेचर ने जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डेटा को स्टोर करने की डिवाइस बनाई है वो है डीएनए। आपकी शक्ल कैसी दिखेगी, आपके हेयर किस कलर के होंगे, आपकी बॉडी में कौन सा फंक्शन कब परफॉर्म होगा, आपके अंदर कौन सी जेनेटिक डिसीज मौजूद होंगी, उन सब का डेटा हमारे डीएनए में ही तो स्टोर होता है। तो अब जैसा कि हम जान चुके हैं पूरी दुनिया का डेटा एक कॉफी मग जितने साइज के डीएनए में स्टोर हो सकता है, तो आप खुद ही सोचिए हमारी पूरी की पूरी बॉडी जो डीएनए से मिलकर बनी हुई है, जरा सोचिए हमारी बॉडी के अंदर जो डीएनए मौजूद है उसका साइज कितना होगा, उस डेटा का साइज कितना होगा। आई थिंक हम इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। और सबसे अमेजिंग बात, डीएनए ना केवल डेटा को स्टोर कर सकता है बल्कि इनकी लाइफ टाइम भी काफी ज्यादा होती है। इनफैक्ट 1000 ईयर से भी ज्यादा। चलिए मैं आपको ब्रीफली समझाता हूँ कि आखिर डीएनए डेटा स्टोरेज डिवाइस कैसे वर्क करेंगी। तो जैसा कि हम जानते हैं डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो कि एक जेनेटिक मटेरियल है, ये दो चेन से मिलकर बना हुआ होता है। ये दोनों चेन एक दूसरे को एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में कॉइल करके रखती है और इन डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के अंदर हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है, जैसे कि डेवलपमेंट, हमारी ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए के अंदर कोड के फॉर्म में स्टोर होती है। और वो कोड 4 केमिकल बेसिस से मिलकर बना होता है जिसको हम कहते हैं एडिनाइन, ग्यूनाइन, साइटोसाइन एंड थायमाइन। इन शॉर्ट इनको हम एजीसीटी बोलते हैं। और इन्हीं केमिकल बेसिस की मदद से हमारे डीएनए के अंदर सिक्वेंसिंग होती है और कोडिंग होती है। एजीसीटी की काफी कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट के कारण हमारे हेरिडेटरी कैरेक्टर डिसाइड होते हैं कि आखिर इंसान कैसा दिखेगा। अगर इन केमिकल बेसिस को काफी डीपली स्टडी करके एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए हम ह्यूमन के जीनोम को फिर से रिडिजाइन करें तो हम एक ह्यूमन को चूहे में बदलने की ताकत रखते हैं और एक चूहे को हम इंसान बना सकते हैं। मतलब बात ये है कि हर एक ऑर्गेनिज्म की एक पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंसिंग होती है। हाँ, कुछ जगह चेंजेस भी होते हैं लेकिन ज्यादातर सीक्वेंसिंग सेम ही होती है। जैसे कि एक वायरस में एक फैमिली के वायरस के ज्यादातर जेनेटिक मटेरियल्स सेम ही होते हैं। हाँ, कुछ माइन्यूट से डिफरेंस भी होता है और इसी माइन्यूट से डिफरेंस के कारण ये डिसाइड होता है कि वो वायरस फैटल है या फिर नॉन फैटल। अब अगर हम ह्यूमन जीनोम की बात करें जिसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें अराउंड 3.2 बिलियन बेसिस की लंबी चेन होती है जिसके अंदर करीब 20 से 25,000 प्रोटीन की डिस्टिंक्ट कोडिंग होती है। बट 99% से भी ज्यादा बेसिस सभी लोगों में सेम ही होते हैं, क्योंकि अगर माइन्यूट सा चेंज नहीं होगा तो हर एक इंसान दूसरे इंसान के जैसा बिल्कुल सेम ही दिखने लगेगा। तब एक इंसान दूसरे इंसान की एक परफेक्ट कॉपी बनेगा। तब इंसान इंसान ना होकर एक रोबोट कहलाएगा। तो आई थिंक अब आप समझ रहे होंगे कि डीएनए में बेसिस की सीक्वेंसिंग के कारण डेटा स्टोर हो पाता है। तो अगर हम आज पर नजर डालें तो हमारे कंप्यूटर्स में ज्यादातर डेटा बाइनरी कोड में स्टोर होता है, यानी कि केवल 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर होता है। तो अगर हमको आज के पूरे डिजिटल डेटा को डीएनए में स्टोर करना हो तो उसको हम कैसे करेंगे, उसके लिए आप इस इमेज को देखिए। इसमें लेफ्ट साइड में आपको कुछ कैरेक्टर, नंबर्स और अल्फाबेट्स मिलेंगे और राइट हैंड साइड में उन सिंबल्स, लेटर और नंबर्स के बाइनरी कोड मिलेंगे। लाइक अगर कैपिटल ए हुआ तो उसकी बाइनरी वैल्यू होती है 10000001। ऐसे ही अगर कैपिटल पी हुआ तो उसकी बाइनरी वैल्यू होती है 1010000। मतलब अगर आज आप अपने फोन पर ए टाइप करते हो तो आपका फोन, आपका प्रोसेसर उसको ए नहीं समझेगा बल्कि वो उसको बाइनरी वैल्यू में रीड करेगा। अब अगर हमको सारे कैरेक्टर्स, नंबर्स और सिंबल्स को डीएनए स्ट्रिंग्स में स्टोर करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमको इनकोडिंग करनी होगी। देखिए, बाइनरी में केवल 2 सिंबल होते हैं, 0 और 1, लेकिन डीएनए की स्ट्रिंग में 4 सिंबल होते हैं।
जिनको हम बोलते हैं एडिनाइन, क्यूनाइन, साइटोसाइन एंड थाइमाइन। तो इन सब इंडिविजुअल बेसिस को हम कुछ नए बाइनरी सिंबल असाइन कर देंगे। जैसे कि एडिनाइन को हमने 00 से रिप्रेजेंट किया, ग्यूनाइन को हमने 01 से रिप्रेजेंट किया, साइटोसाइन को हमने 11 से रिप्रेजेंट किया और थाइमाइन को हमने 10 से रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पर हमने सभी बेसिस को कुछ वैल्यूज असाइन कर दी, जिनको हमारे कंप्यूटर्स बाइनरी लैंग्वेज में समझ लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इनकोड करने के बाद सिंथेसिस करेंगे, जिसमें हमने जिस डेटा को इनकोड किया है सीक्वेंस में, उस डेटा की सिंथेसिस करेंगे, मतलब उसको फिजिकली बनाएंगे, यानी कि नए डीएनए को सिंथेसाइज करेंगे। अब जब केमिकली डीएनए सिंथेसाइज हो जाएगा तो उसमें जिस डेटा को हमने इनकोड किया था वो सारा डेटा स्टोर हो जाएगा। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि डीएनए को आखिर हम कैसे सिंथेसाइज करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि वो एक अलग टॉपिक है और उसकी अलग प्रोसेस है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। लेकिन जब एक बार डीएनए सिंथेसाइज हो जाएगा तो उसमें वो सारा डेटा स्टोर रहेगा जिसको हमने इनकोड किया था। अब उस इनकोडेड डेटा को हम हजारों सालों तक स्टोर करके रख सकते हैं और सही समय आने पर कुछ स्पेशल टेक्निक्स के द्वारा हम वापस से उसको डिकोड भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से डीएनए में डेटा को इनकोड और डिकोड किया जा सकता है। खैर, ये तो एक बेसिक आइडिया था कि ये प्रोसेस कैसे वर्क करेगी, लेकिन असल में इसमें भी काफी ज्यादा डिटेल्स होती हैं, लाइक डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए सिंथेसिस और भी कुछ प्रोसेस होती हैं। लेकिन मेन आइडिया कैसे वर्क करेगा वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन जितना आसान हमको ये दिख रहा है, एक्चुअल में इसको करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि सबसे पहली बात तो डीएनए का साइज काफी छोटा होता है, और दूसरी बात, अगर हमने ऐसी टेक्नोलॉजी अचीव कर भी ली तो फिर हमारे सामने अगला प्रॉब्लम ये आएगा कि हम डेटा को स्टोर तो कर ले रहे हैं, लेकिन कितनी स्पीड से हम उस डेटा को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। आखिर डीएनए डेटा स्टोरेज डिवाइस की रीडिंग और राइटिंग स्पीड कितनी होगी, ये हमारा अगला चैलेंज होगा। खैर, डीएनए के बारे में जानने के लिए तो काफी सारी चीजें हैं, जिसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे, क्योंकि मदर नेचर ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिस लैंग्वेज में राइट किया है वो है डीएनए। तो फिलहाल बताइए आपको इसके बारे में क्या लगता है। आई होप आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली कोई वीडियोस और अपडेट्स